वो आप बाद में कर लीजिएगा। अरुण, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप भी अच्छे से एक बार फिर से, आपको मालूम है तो ठीक है। देखिए, जो बेसिक जो हमारा था सबसे पहला क्या था, क्रड, है ना, क्रड था ना। तो क्रड में हम मतलब जैसा मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि क्रड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट जितने भी एप्लीकेशंस हैं डायनेमिक एप्लीकेशंस, वो ये फॉर्मूला पे काम करता है। चाहे वो आप ले लीजिए बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, या आप ले लीजिए एजुकेशनल पोर्टल, है ना, या आप ले लीजिए ई कॉमर्स, है ना, या आप ले लीजिए किसी भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन को। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपके अगर एक बैंक का ही बात करते हैं हम, सबसे पहले बैंक में आप क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं तो आपका एक अकाउंट ओपन होता है ना। अकाउंट ओपन होने के बाद वो वेरीफाई होता है, अकाउंट वेरीफाई होता है, आपका डिटेल वेरीफाई होता है। जो भी डेटा आप अकाउंट ओपन करते समय आप देते हैं, आपका जो आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर आपका जो भी आपका गारंटर का डिटेल्स हो, आपका फिंगरप्रिंट, आपका थंब, जो थंब का आपका इम्प्रेशन होता है, वो आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, वो सारा डिटेल एक बार बैंक अथॉरिटी के द्वारा वो क्या होता है, वेरीफाई होता है। वो वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे प्रोसेस करते हैं, है ना। तो जो वेरीफाई करता है वो एक कंसर्न पर्सन होता है, कि आप वो एक्सपर्ट होता है कि इसमें ये सारी चीज़ें आप इसको वेरीफाई करेंगे एंड देन यू विल रिपोर्ट टू मी। अकॉर्डिंग टू दैट ये फिर आगे प्रोसेस होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है सारा, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। अकाउंट एक्टिव होने के बाद उसको एक अकाउंट नंबर असाइन होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो हमारा है ना, ये क्रिएट का प्रोसेस है। किसका, क्रिएट का। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, है ना। इससे पहले आप बैंक से एसोसिएटेड नहीं थे, तो बैंक में एक एप्लीकेशन यूज होता है जो हम कोर बैंकिंग बोलते हैं, सीबीएसई बैंकिंग बोलते हैं, कंप्यूटराइज बैंकिंग बोलते हैं। यानी कि आप पेमेंट आप यहाँ पे जमा करेंगे और पेमेंट आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं। तो ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, सारा एक सर्वर से जुड़ा हुआ है। हर ब्रांच का डेटा, मतलब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ब्रांच है, सबका डेटा जो है सर्वर से जुड़ा हुआ है। अगर मान के चलिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा अगर मतलब एक ब्रांच यहाँ पे है और उसमें हमारा अकाउंट नंबर है, वहाँ पे हमारा अकाउंट है, हमने यहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट किया है, तो अगर हम दिल्ली चले जाएं या फिर बैंगलोर चले जाएं या बॉम्बे चले जाएं, हम वहाँ पे भी पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है कि जितने भी ब्रांच हैं वो एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, और वो सारे एप्लीकेशंस किसी न किसी एक क्लाउड सर्वर से या फिर एक सर्वर से जुड़ा हुआ है, जो जितने भी डेटा हैं, जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट होल्डर है, वो सबका डेटा एक्सेस कर सकता है एक सर्टेन प्रोटोकॉल के तहत, है ना। समझ में आ रही है बात। ये मतलब मैंने एग्जांपल लिया, सारे बैंक का अपना एक एप्लीकेशन होता है, चाहे वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है या फिर जितने भी बैंक और फिनांस से रिलेटेड काम कर रहा है, वो एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, और वो सब एक दूसरे से जुड़ा हो, तभी संभव है ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि क्रड एप्लीकेशन वहां पे भी इंप्लीमेंट है। वो क्रड का जो फॉर्मूला है, तो सी फॉर क्या होता है हमारा, क्रिएट, यानी कि हम क्रिएट कर रहे हैं, डेटा को हम क्रिएट कर रहे हैं। आर से क्या होता है, जब आप डेटा को आपने क्रिएट किया यानी स्टोर किया, देन हम उसको क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। हम डेटा क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। रिट्रीव करने के बाद उसका मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। अगर हमें उसको रीड करना है तो हम सिंपली रीड करके उसको हम शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे हम उसको। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस कर सकते हैं हम उसके साथ, मान के चलिए कि आपका बैंक डिटेल में या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कुछ चेंजेज आ गया, या फिर मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया। सो आप क्या करते हैं, एक बैंक, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो आप उसको एक एप्लीकेशन देते हैं।
उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि सर मेरा बैंक डिटेल है, ये मेरा सो ऑन सो डिटेल है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, चेंज करना है। तो वो क्या करेगा, आपका रिट्रीव करेगा। जो आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको दिया गया है, अकाउंट नंबर, वो यूनिक होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, आपका डेटा रिट्रीव करेगा। जो अकाउंट खुलते समय आपका क्रिएट हुआ था, तो क्रिएट हुआ, रिट्रीव हुआ, अभी क्या करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है। तो फिर वो क्या करेगा, आपका डेटा जो रिट्रीव होगा उसको वेरीफाई करने के बाद वो आपका मोबाइल नंबर वहां पे क्या करेगा, अपडेट कर देगा। यानी बैंक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर जो पहले था उसको रिप्लेस करके आपका न्यू नंबर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है एक एट्रीब्यूट्स का, लाइक दैट जो भी चेंजेबल एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एड्रेस अगर चेंज हो गया, आप चाहते हैं कि आपका एड्रेस वहाँ पे चेंज हो जाए, तो आप एड्रेस का प्रूफ डालेंगे कि हाँ ये एड्रेस मेरा पहले था, अभी ये प्रूफ है मेरे पास, इस एड्रेस पे मुझे चेंज करना है, तो वहाँ पे आपका वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो मतलब पूरा अपडेट का वर्जन इससे सॉल्व हो गया। उसके बाद आप डिलीट का, जैसे मान के चलिए कोई एक ऐसा उसमें एलिमेंट्स है या कुछ एक ऐसा, जैसे मान के चलिए आपने एक लोन अप्लाई किया, वो लोन सैंक्शन हो गया आपका, वो लोन सैंक्शन भी हुआ, वो सारा प्रोसेस भी कंप्लीट, आपने उसको पेड भी कर दिया, और स्टिल दैट इज एक्टिव। तो आप एक दरख्वास्त डालेंगे बैंक को कि सर ये मेरा सारा कुछ कंप्लीट है, ये मेरा प्रूफ है, ये प्रोसेस है, फिर भी ये एक्टिव क्यों है, इसको डिलीट कर दीजिए, ये खत्म हो गया, मतलब इसको मैंने लिया भी, इसका मैंने बेनिफिट्स भी लिया और इसको मैंने पे आउट भी कर दिया, जितने भी मैंने प्रोसेस था मेरा सब कंप्लीट मैंने कर दिया। सो इसको ये एक्टिव क्यों है, इसको डिलीट करना है। तो आप यहाँ से उस एलिमेंट्स को, उस एट्रीब्यूट्स को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्रिएट हो गया, रिट्रीव हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया। ये एक बेसिक चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे मान के चलो कि एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो एक रेस्टोरेंट क्या करता है कि आपका फूड का जो आप ये करते हो, ऑर्डर करते हो, जहां आपको मान के चलिए कभी फूड ऑर्डर करना है, तो आप क्या करोगे, फूड को आप अपना डिटेल भरते हो, ये फूड सेलेक्ट करते हो, फूड सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद आप उसको प्लेस कर देते हो, प्लेस करने के बाद मान के चलिए उसमें एड्रेस चेंज करना है अभी, तो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो देता है कि हाँ आप एड्रेस चेंज कर लो, एडिट करोगे, एड्रेस चेंज कर दो, चेंज हो गया। आप चाहते हो कि नहीं मुझे अभी ऑर्डर नहीं करना है, तो डिलीट, है ना, समझ में आ रही है बात। तो ऑलमोस्ट सारे जगह ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में जितने भी जो हमारे पोर्टल हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या फिर जितने भी पोर्टल्स हैं, उसमें आपको क्या दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है। जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है, किसी ने किसी ऐड किया है, वो प्रोडक्ट किसी सेलर ने ऐड किया है तभी तो दिख रहा है ना। तो एक फॉर्म होता है हमारे पास, वहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या होता है, हमें वो प्रोडक्ट दिखता है, यानी हम रिट्रीव कर रहे हैं, और फिर उस प्रोडक्ट के अगर प्राइस चेंज हो गई या फिर कुछ उसका वैल्यू चेंज हो गया, आप उसको अपडेट करते हैं, एंड देन वो प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से निकल गया है तो आप उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये क्रड का पूरा फंक्शन चल रहा है। तो ये चीज़ें तो आपने किया भी है और आपको मालूम भी है ना। लेकिन इसके आगे अगर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे काम करना होता है तो आप सबसे पहले आप कैसे काम करते हैं, अगर किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे आपको काम करना है तो आप कैसे काम करेंगे बताइए। कोई एक आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव कैसे लेंगे आप। अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं, अगर आपको ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट करना है, एक कंपनी के लिए आपको क्या करना है, एक ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट करना है ना। XYZ एक कंपनी है, इस कंपनी के लिए आपको क्या बनाना है, ब्लॉगिंग सिस्टम बनाना है। तो ब्लॉगिंग सिस्टम बनाना है, इसका मतलब इसमें क्या होगा कि इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के और अलग अलग रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव कैटेगरी के, वो अपना थॉट्स लिखेंगे उस पर, है ना। तो वो कैसे आप सिस्टम, मतलब ये आपका एक डिमांड, मतलब एक रिक्वायरमेंट है ये कि XYZ एक कंपनी है, वो कंपनी किसी सर्टेन बिजनेस मॉडल पे काम करती है और वो आपको बोल रही है कि हमें एक ब्लॉगिंग सिस्टम आप क्रिएट करके दीजिए। मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ अपने अलग अलग कैटेगरी में वो हर दिन या फिर वीकली या मंथली वो एक ब्लॉग लिखेंगे। उस ब्लॉग में क्या होगा
कि वो अपना थॉट्स लिखेंगे जिसकी एक हेडिंग होगी। हेडिंग होगी मतलब ब्लॉग की हेडिंग होगी, है ना। ये रिक्वायरमेंट है। XYZ एक कंपनी है, उसके लिए एक ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। और वो बोल रहा है कि वो एक अलग अलग कैटेगरी पे वो ब्लॉग लिखेगा। तो वो ब्लॉग क्या लिखेगा, वीकली लिख सकता है, डेली लिख सकता है, मंथली लिख सकता है ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो एक हेडिंग डालेगा उसमें, उसके बाद फिर वो एक फ़ोटो सेलेक्ट करेगा उस हेडिंग से रिलेटेड, उस ब्लॉग से रिलेटेड। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेगा कि जो ब्लॉग वो लिख रहा है, जो ये हेडिंग है, वो किसी न किसी एक कैटेगरी, जैसे एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, फिनांस, है ना, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, मतलब क्या उसकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से रिलेटेड वो क्या करेगा, एक ब्लॉग लिखेगा। उसके बाद फिर क्या होगा उसमें बताइए। हाँ, सब कैटेगरी ठीक है, नहीं चाहिए उसको सब कैटेगरी, सिर्फ कैटेगरी डालेगा। आप बोलिए क्या ड्यूरेशन होगा, मतलब इस ब्लॉग का ड्यूरेशन क्या होगा। हाँ, हेडिंग हो गया, मतलब उसमें जो हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए मुझे स्पीच देना है, तो स्पीच देना है तो किस चीज़ पे स्पीच देना है, उसके तो कुछ होना चाहिए ना टॉपिक। हाँ, कैसे कुछ भी टॉपिक तो होगा ना कि 15 अगस्त 15 अगस्त है तो उस पर मुझे एक स्पीच देना है, 26 जनवरी है तो उस पर एक स्पीच देना है, गांधी जयंती है तो उस पर एक स्पीच देना है। कुछ तो एक टॉपिक होता है ना जिस पे हम बात करते हैं। अभी जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक क्या है, ब्लॉगिंग सिस्टम, कि एक ब्लॉगिंग सिस्टम हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो हम ब्लॉग लिखेंगे, यानी जो पैराग्राफ हम लिखेंगे, उस पैराग्राफ का कुछ तो हेडिंग होगा ना। तो जो पैराग्राफ का हमारा हेडिंग होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉग हेड, ब्लॉग का हेडिंग। उसके लिए हमें एक ऑप्शन देंगे उसको। सेकंड क्या बोल रहा है कि एक इमेज रहेगा, तो जो हम हेडिंग लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा क्या एक होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। फिर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिससे लोग देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये किससे रिलेटेड ब्लॉग है, राइट। दूसरा क्या होता है कि हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी मतलब जो हमने हेडिंग डाला है वो किस तरह का है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग की, हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम पिक्चर स्लाइड कर रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी, इन्वायरमेंट कैटेगरी में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं दशहरा की, दिवाली का, तो एक स्पिरिचुअल है ना, फेस्टिवल है, कैटेगरी फेस्टिवल है। अगर मैं बात करूं 15 अगस्त का, तो ये पैट्रियोटिक हो जाएगा, देशभक्ति टाइप का ये चीज़ें हो गई। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड का, तो ये एक इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया। अगर मैं ओलंपिक की बात करूं, हमारा टॉपिक है कि आर्चरी ओलंपिक में इंडिया का आर्चरी में क्या योगदान है या क्या उसका स्टेटस है, या फुटबॉल ओलंपिक में इंडियन फुटबॉल टीम का क्या स्टेटस है अभी, तो ये एक हेडिंग हो गया। तो कैटेगरी इसका क्या होगा, स्पोर्ट्स हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से हम एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, कैटेगरी हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होगा, हेडिंग हमने डाल दिया, इमेज भी हमने सेलेक्ट कर लिया उस हेडिंग से। हेडिंग तो ऐसा तो नहीं होगा ना 200-300 लाइन का होगा। हम हेडिंग बोल रहे हैं मतलब 200 लाइन का हम हेडिंग ही बोल रहे हैं, ऐसा संभव है क्या। 200-300 लाइन की हेडिंग बोलेंगे तो फिर अब उसका स्पीच कितना दूर होगा, तो मतलब 3-4 दिन तक का स्पीच ही बोलते रह जाएंगे। हेडिंग मतलब क्या, 1 लाइन या 2 लाइन मैक्स टू मैक्स। न्यूज आप देखते हैं, न्यूज पोर्टल आप देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान या फिर आज तक देखो, तो उसमें क्या है 1 से 2 लाइन का एक हेडिंग होता है। हेडिंग क्या करता है कि हमें अंदर क्या मटेरियल है उसे हमें पता चल जाता है, राइट। कैटेगरी हमें बता देता है कि किस कैटेगरी से रिलेशन है इसका। इमेज हमें थोड़ा सा उस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे रिलेशन एक बता देता है कि हाँ ये सम काइंड ऑफ इस तरह का एक ये होगा, ब्लॉग होगा। अब नीचे डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये जो हमारा मान के चलिए 2 लाइन का हमने हेडिंग लिखा, एक कैटेगरी सेलेक्ट किया और एक इमेज लगाया, नीचे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यानी कि 15 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन, 60 लाइन, 100 लाइन, हम एक लिमिटेशन देंगे कि आप इतने लाइन का ब्लॉग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन।
तो बेसिक पैटर्न्स इसने हमें क्लाइंट्स ने बताया कि सर ऐसे हमें चाहिए, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो देंगे और हमारा ये वीकली भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है, बस ये मेन पैटर्न है हमारा। अब ये एक रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को हमें कैप्चर करके हमें एक ब्लॉगिंग सिस्टम जनरेट करना है। दिस इज रॉ मटेरियल। ये क्या हुआ, एक रॉ मटेरियल है जो आपको मिलेगा क्लाइंट से। अब इसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, पूरा आर्किटेक्चर इसका डेवलप करना है ना। इसका पूरा आर्किटेक्चर हम डेवलप करेंगे, मतलब स्क्रैच टू डिप्लॉय। तो कैसे करेंगे, इसका स्टार्ट कहां से होगा बताइए। यही मैं बोल रहा हूं कि ये स्टार्ट कहां से होगा। ये तो आपको मालूम, आप CRUD एप्लीकेशन जानते हैं, आप सारा जो जानते हैं, इस फॉर्म को भी बनाना जानते हैं आप इसको एडिट भी करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आप, बट फिर भी आप नहीं बना पाएंगे। जो क्लाइंट को चाहिए आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इस रिक्वायरमेंट को आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं डील कर पाएंगे, इसको नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, यू कांट डेवलप इट। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो लाइफ साइकिल होता है, उसका जो स्पैन होता है, वो क्या है। तो वो जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप नॉलेज रख के भी आप उसको एक सही प्रेजेंटेशन आप नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब बताइए कि ये एक रिक्वायरमेंट है हमारा, इसको हम कैसे डील करेंगे। आप बोलिए, समझ में आया बात? ये कैसे करेंगे इसको? नहीं, ये हेडिंग वेडिंग तो मैंने दे दिया ना, ये एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोला किसी आपको, किसी ने बोला ऐसा बनाने के लिए, किसी कंपनी ने। अब कैसे बनाएंगे आप इसको? डायरेक्ट आप कोड लिखना शुरू कर देंगे क्या? तो ये क्या जो चाहिए उसको वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर मान के चलिए कि हमें कोई घर बनाना है, तो ऐसा नहीं कि बस घर बनाना है तो आके अपना ईंट लगाना शुरू कर देते हैं। उसकी प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितना उसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन जाएगा, कितने लोग काम करेंगे उसमें, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, नक्शा क्या होगा, कितने फ्लोर तक जाएंगे, वो सारा कुछ पहले हम प्लान करते हैं, राइट। प्लान करने के बाद फिर हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे घर बनाना, चलो ईंट लाओ और लगाना शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं है ना। एवरीथिंग्स, कुछ भी आप करते हैं उसके पहले हमें इसका क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हमारा ये फॉलो है, ये फॉलो आप लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी सामने वाले का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं, क्या क्या तकलीफ हो रहा है उसको, और तो फिर उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करके हम सुनते हैं उसको कि वो उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, या फिर उसका हम रिक्वायरमेंट मतलब उसको क्या चाहिए, उसका डिमांड क्या है। तो उस डिमांड को हम लिखते हैं एक फॉर्मेट में, उस डिमांड को हम फिर क्या करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में चेंज करते हैं। मतलब वो तो एक रॉ मटेरियल बताया, हम उसको टेक्निकली चेंज करते हैं। टेक्निकली कैसे, कि उसका फॉर्म कैसा होगा, उसके रोल्स कितने होंगे, उसका कैटेगरी क्या होगा, ये सारी चीज़ें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना। उसने तो सिर्फ इतना बताया कि सर हम एक ब्लॉग लिखेंगे, तो ब्लॉग लिखेंगे तो ब्लॉग का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये होगा कि ब्लॉग में एक हेडिंग होगा, उसका एक इमेज होगा, उसकी एक कैटेगरी होगी, उसका एक डिस्क्रिप्शन होगा, वो कौन सा डेट को वो पंच कर रहा है वो डेट होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो वो सिर्फ बोला ब्लॉग लिखना है, हमने ब्लॉग को इस तरह से कैटेगराइज कर दिया, टेक्निकली कैटेगराइज किया, राइट। उसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे, एक लेआउट डिजाइन करेंगे कि वो दिखेगा कैसा, कौन सा चीज कहाँ पे होगा, है ना। वो तो मुझे पता होना चाहिए ना कि डेट वाइज कैसे आएगा, मंथ वाइज कैसे आएगा, उसका फिर कैटेगरीज वाइज कैसे आएगा, हमारा उसका हेडिंग कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। एक लेआउट डिजाइन करेंगे, फ्रंट एंड लेआउट डिजाइन करेंगे। वो लेआउट होने के बाद हम इसका क्या करेंगे, बैक एंड पार्ट का बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक क्या होता है कि कहाँ पे क्लिक करने के बाद किस पेज से हमें इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करना है तो वो किसके थ्रू होके जाएगा, ये सभी तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम होगा तो प्रॉब्लम होता है। जैसे मान के चलिए हमको वेरीफाइड ब्लॉग्स .php अगर हम कहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे तो वो वेरीफाइड ब्लॉग्स आएगा ही नहीं, अनडिफाइंड सेशन बताएगा,
अभी आपने करके देख लिया ना, vu.php वेरीफाइड यूजर डॉट php, डायरेक्ट उस पेज को अगर कॉल कर लेते हैं मेनू नेविगेशन में, मान के चलिए ये मेनू नेविगेशन है आपका, यहाँ पे view है, इस पे आपने क्लिक किया, इसके बैकएंड में आपने क्या लिखा था, vu.php, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो पेज तो लोड हो जाएगा, वो डिजाइन लोड हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें डेटा आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वो बताएगा अनडिफाइंड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो आपने लिखा है वो अनडिफाइंड बताएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डॉलर कौन है वो कहाँ डिफाइन है, db.php में डिफाइन है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इसको बिजनेस लॉजिक बोलते हैं कि कहाँ पे क्लिक करने के बाद बैकएंड में कौन से पेज को कहाँ से राउट करके लेके जाना है। वो होने के बाद हम क्या करते हैं, डेटाबेस को समझते हैं कि डेटाबेस इसका कितना क्या नाम होगा, डेटाबेस में कितने टेबल बनेंगे, टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, कौन से कॉलम्स का कौन सा बिहेवियर होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ क्या यूजर इंटरफेस बताना है, फिर डेटाबेस को समझना है। पहले से ही डेटाबेस को समझना होता है कि इसमें कितने टेबल बनेंगे, हर टेबल में कितना कॉलम होगा। कॉलम मतलब समझ में आता है, उस कॉलम का क्या आर्किटेक्चर होगा, मतलब उसका क्या टाइप होगा, कितने उसके लेंथ होंगे, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, डिफॉल्ट होगा, वो सारा कुछ पहले से हमें रेडी होना है। जब ये सारा प्लानिंग हो जाता है देन हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग, राइट। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गया। अब इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं इसका लेआउट्स, कितना लेआउट्स होगा इसका। सबसे पहले तो एक मेन पेज होगा, लैंडिंग पेज है ना, एक लैंडिंग पेज होगा हमारे पास। दूसरा क्या होगा, लैंडिंग पेज मतलब जहां पे सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ऑल ब्लॉक्स, ऑल रिसेंट ब्लॉक दिखेगा। इसका एक फॉर्मेट हम तैयार करेंगे, वो डिपेंड करता है हम पे, हम उसका कैसा डिजाइन करेंगे। अब जो लैंडिंग पेज होगा समथिंग लाइक दैट, उसमें एक इमेज होगा, हेडिंग होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, उसका कैटेगरी यानी उसका डेट और पोस्टेड बाय, इस तरह से एक उसमें डिजाइन होगा लैंडिंग पेज। इसमें बहुत सारे ऑल ब्लॉक, ऑल रिसेंट ब्लॉक्स आएंगे ना। दूसरा क्या होगा, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक होगा हमारा सिंगल पेज। सिंगल पेज पे क्या होगा कि हम एक स्पेसिफिक ब्लॉक को रीड करेंगे, है ना। सिंगल पेज पे ही हमारा जो फंक्शन होगा वो कमेंट का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, कमेंट का फंक्शन होगा, जहां पे हम कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर कैसा और लेआउट्स होगा बताइए। दो तो ये हो गया, एक हमारे पास लॉगिन का होगा और एक और क्या होगा पेज, साइन अप का पेज होगा। तो ये तो एक हमारा बेसिक लेआउट हो गया फ्रंट का। अब बैकएंड का, यानी कि अगर कोई बंदा अगर लॉगिन कर रहा है तो वहां पे भी हमें रिडायरेक्ट करना है, तो उसमें एक और कौन सा पेज होगा, प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल के बाद हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड होगा। अब देखिए ये डैशबोर्ड के बाद हमारा एक और क्या होगा, ब्लॉग के लिए होगा, यूजर के लिए होगा। ये सारे पेज होंगे ना दिखाने के लिए, ब्लॉग दिखाने के लिए, यूजर दिखाने के लिए, डैशबोर्ड दिखाने के लिए और उसका प्रोफाइल दिखाने के लिए। और कौन सा पेज होगा, हाँ नहीं तो वो तो मैंने बता ही दिया ना, एडमिन में जो पेजेज आएंगे वो ब्लॉग से रिलेटेड आएंगे, ब्लॉग को दिखाने के लिए, चाहे वो वेरीफाइड हो, नॉन वेरीफाइड हो, सस्पेंडेड हो, डिलीटेड हो। उसी तरीके से यूजर्स है तो वेरीफाइड, नॉन वेरीफाइड, डिलीटेड। डैशबोर्ड सारा उसका कॉन्फ़िगरेशन, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने यूजर्स हैं, वो सारा डैशबोर्ड पे आ जाएगा। प्रोफाइल उसका बेसिक डिटेल्स, है ना। ये सारे पेज आ गए। अब इसी में 2 3 4 5 पेज बन जाए। मैं लेआउट्स की बात कर रहा हूँ, उसका लेआउट्स तो सबका एक जैसा ही होगा ना, थोड़ी होगा अलग, डेटा अलग हो सकता है, लेआउट्स तो सेम होगा सबका। तो ऑलमोस्ट इतने पेजेस बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 to 9 पेज। तो ये हमारा एक लेआउट डिजाइन पहले हम करेंगे सारे लेआउट। अब मान के चलिए जैसे मैंने ये बोला लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज का आप लेआउट्स कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, लाइक ऐसा लॉगिन, यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे पासवर्ड हो गया। साइन अप पेज का, साइन अप पेज का आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेम पूछ लेंगे, ईमेल पूछ लेंगे, मोबाइल पूछ लेंगे, आप पासवर्ड, या फिर आप एम्प्लॉई आईडी पूछ सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉई आईडी डालिए, एम्प्लॉई आईडी से उसको लॉगिन करवा दीजिए, है ना। आप प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज में सिंपल सा एक पेज लोड होगा जिसमें प्रोफाइल्स उसके दिखेंगे,
है ना, एक एडिट पेज लोड होगा, प्रोफाइल एडिट, है ना। तो ये 8 से 9 पेजेज इसमें आपका डिजाइन तैयार होगा। ये सारे डिजाइन तैयार होने के बाद आपको फिर क्या चाहिए, आप डिसाइड करेंगे कि हाउ मेनी पीपल इज गोइंग टू एक्सेस दिस ब्लॉगिंग, मतलब कितने लोग, कितने तरह के लोग इसको एक्सेस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, एक एम्प्लॉई है, वो एक एम्प्लॉई एक्सेस करेगा इसको। तो जो भी ब्लॉग वो लिखेगा, वो ब्लॉग डायरेक्ट तो नहीं जाएगा पोर्टल पे, उसको कोई वेरीफाई करेगा, है ना। तो वेरीफाई करेगा तो एक कोई भी एक एडिटर होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, एक कोई ना कोई तो एक इसका एडमिन होगा जो सबको मॉनिटर करेगा। तो इसमें कितने रोल हो गए, 3 रोल हो गया, एडमिन 1, एडिटर 2 और एम्प्लॉय 3। इसमें सोर्स ऑफ जो हमारा ब्लॉग है वो कहां से आ रहा है, एम्प्लॉय से आ रहा है। ब्लॉग कौन लिख रहा है, एम्प्लॉय लिख रहा है। वेरीफाई कौन कर रहा है, एडिटर कर रहा है और एडमिन कर रहा है, दोनों मिलकर उसको एडिट कर रहा है। तो अब ये 3 रोल हो गए। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा डिसाइड होगा कि डेटाबेस कैसा होगा। तो डेटाबेस देखिए कैसा होगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लॉग के लिए डेटाबेस चाहिए, टेबल चाहिए। डेटाबेस का नाम हमारा क्या हो गया, ब्लॉगिंग, और इसके अंदर हमारे टेबल्स हो गए। तो टेबल्स का पहला टेबल कौन हो गया, ब्लॉग। दूसरा टेबल कौन सा डिसाइड करेंगे, यूजर ब्लॉग। यूजर ब्लॉग, ये तो एक टेबल बन गया। अब दूसरा टेबल की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, एक रोल का टेबल आप बना सकते हैं, जहां पे आप डिसाइड कर देंगे कौन सा रोल किसका है। तीसरा टेबल आप किसका बनाएंगे, कैटेगरी का टेबल आप बना सकते हैं। उसके बाद आईडी का टेबल, आईडी का टेबल कैसा बनेगा, कमेंट का टेबल आप बना सकते हैं, जहां पे सारे कमेंट स्टोर होगा। ये सारे कहां स्टोर होंगे, यूजर, एक यूजर टेबल आप बना सकते हैं जहां पे सारे यूजर स्टोर होंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगे आपका। तो मान के चलिए आपका यूजर का टेबल बनाना है, तो कैसा होगा, यूजर का आईडी होगा, उसका नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, उसका इमेज होगा, पासवर्ड, एंड देन इज अंडरस्कोर वेरीफाइड, इज अंडरस्कोर डिलीटेड, और उसका साइन अप डेट, है ना। किस डेट को साइन अप किया, आईडी उसका ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वेर कैर होगा, है ना। इज अंडरस्कोर वेरीफाइड डिफॉल्ट होगा, और इज अंडरस्कोर डिलीट भी डिफॉल्ट होगा, साइन अप टाइम स्टैम्प होगा। पूरा क्लियर आ रहा है, ये सारा हम लिखेंगे। सेम ऐसा ही हमारा ब्लॉगिंग का भी बनेगा। ब्लॉगिंग का कैसे बनेगा, हाँ, ये क्लियर आया ना। अब ब्लॉग का टेबल कैसे बनेगा, हाँ, ब्लॉग का आईडी हो जाएगा, ब्लॉग का हेडिंग हो जाएगा, उसका कैटेगरी, देन डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग का इमेज, उसको किसने पंच किया है तो उसकी यूजर आईडी, उसका डेट, इज अंडरस्कोर वेरीफाइड और इज अंडरस्कोर डिलीटेड, और हाँ, डेट हो गया। तो इससे पता चल जाए कौन से कैटेगरी में है, किसने उसको पंच किया, उसकी आईडी से किस डेट को वो आया, अगर वेरीफाइड है नहीं है, डिलीट हो गया तो उसको करेंगे। तो ये डिफॉल्ट होगा दोनों, ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ये तो वेर कैर और ये टाइम स्टैम्प हो जाएगा। डेट को हम कैसे लेंगे, टाइम स्टैम्प, जिसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा उस जिस समय वो ब्लॉग पंच हो रहा है। ये ऐसा हो गया। सेम रोल का, तो रोल का टेबल में कुछ तो ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे रोल आईडी रहेगा और रोल का नेम रहेगा। जैसे 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया, एडमिन, यहाँ पे क्या हो गया, एडिटर और एम्प्लॉय, दैट्स इट। उसके बाद कैटेगरी का, तो कैटेगरी भी सेम, कैटेगरी आईडी हो जाएगा और कैटेगरी का नेम हो जाएगा। इसमें ऐसा ही होगा ना, कैटेगरी की आईडी और कैटेगरी का नेम, जितने भी कैटेगरी होंगे हम यहाँ पे उसको पंच कर देंगे। रोल का तो हो गया। कमेंट का क्या होगा, सिंपल वैसा ही होगा।
कमेंट आईडी, उसके बाद कमेंट क्या कर रहा है, कमेंट यूजर आईडी कौन कर रहा है, और डेट किस तारीख को कर रहा है, और कौन से ब्लॉग पे कर रहा है, तो ब्लॉग आईडी चाहिए ना, उसे पता चल जाए कि किस ब्लॉग पे ये कमेंट आया, किसने किया, कितने तारीख को किया, और क्या लिखा, राइट। तो ऑलमोस्ट ये सारा टेबल आपका बन गया। पहले हमने डिजाइनिंग देखा, अब हमने लेआउट्स, ये डेटा देख लिया। अब इसका बिजनेस लॉजिक एंड स्ट्रक्चर देखिए, क्लियर हो रहा है? यस सर नहीं करिए, दिक्कत है तो उसमें बीच में इंटरप्ट करके आप पूछिए, राइट। मतलब ये फिंगर टिप पे सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। इतना आप कर लिए ना, तो आप 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले को ये नहीं कर पाता है सब। स्क्रैच टू डिप्लॉय मुश्किल है, मतलब अगर एक प्रॉब्लम दे दो तो वो नहीं कर पाएगा, समझे। अब जैसे गौरव का ही है, गौरव आपको जो टास्क मिला, ये टास्क आप 1 साल पहले ऐसे जितना आप 1.5-2 घंटे में कर लिया ना, 2.5 घंटे में, 1.5 साल पहले कर लेते? नहीं करते ना तब। या फिर जो भी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग लेकर आया है वो काम कर लेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये जो आपका बिजनेस लॉजिक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यूट्यूब में किसी फूड को देखो, कोई फूड बनाने के लिए बताता है, इतना जीरा लें, इतना गोलकी लें, इतना धनिया लें, इतना ये लें, इतना वो लें, इतना मात्रा में ये लें, सब बोल देता है। इतने देर तक तेल गरम करें, इतने देर तक ये करें, और जब वो बनाता है तो क्या ज़बरदस्त लगता है। हम भी वैसे ही करेंगे, वो अब बनेगा क्या वैसा? नहीं बनेगा भाई, बहुत करके देख लिया है। उसकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसकी एक स्पेसिफिक। हाँ, अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि ये डालो, बताएगा इतना देर तक उसको चलाओ, इतना देर तक गर्म करो, तो हम कर सकते हैं। 1 बार 2 बार हम बनाएंगे ना तो कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। यूट्यूब पे और गूगल में तो सारी चीज़ें रखी हुई है, ये है, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आपका वो माइंड जो है ना उस तरह से ट्रेंड होना चाहिए। क्या अरुण? पहले मैं आपको कुछ सर्च करने के लिए बोलता था, नहीं होता था। अब धीरे धीरे उस पर आप सीख रहे हैं किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। तो वो आप नहीं अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो दिक्कत होगा। तो ठीक है, 2 चीजें आपको समझ में आ गई ना। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? डिजाइनिंग हमने देख लिया, उसके बाद क्या देखा? डिजाइनिंग के बाद हमने क्या बताया? ये हाँ, डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका पूरा बिजनेस लॉजिक क्या है। तो बिजनेस लॉजिक हमारे पास कितने रोल हैं? 3 रोल है। तो हम इसका यूजर स्टोरी क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं, जैसे जो भी हम सिस्टम हम बना रहे हैं, उस सिस्टम का क्या है स्टोरी, मतलब वो कैसे हम, वो अपना स्टोरी सुनाएगा कि अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान के चलिए कि एक मोबाइल, ये एक मोबाइल है ना। तो इस मोबाइल का अलग अलग क्या होगा? यूजर स्टोरी होगा ना। कैसा यूजर स्टोरी होगा कि जब ये डिवाइस बना तो इस डिवाइस को अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग कैटेगरी में उसका यूज समझ के इसको डिजाइन किया गया। जैसे मान के चलिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मुझे इस डिवाइस का इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं बता रहा हूं कि भाई मुझे ये डिवाइस अगर मिले तो मैं चाहूँगा कि इससे मैं एक फ़ोटो ले लूँ, मैं मेल लिख लूँ, मैं थोड़ा कोडिंग वगैरह का इसमें स्ट्रक्चर देख लूँ, कोडिंग से रिलेटेड जो मेरे ऐप्स हैं इसमें आ जाए, मैं फ़ोटो खींच लूँ, गाना सुन लूँ, ये सारी चीज़ें मेरा एक, कभी कभी मैं फ्री टाइम रहता हूँ तो मैं गेम खेल लूँ। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे इस डिवाइस से ये रिक्वायरमेंट है, ये मैं कहानी बता रहा हूँ, ये मैं यूजर स्टोरी बता रहा हूँ अपना। लेकिन अगर ये डिवाइस अगर मान के चलिए किसी एक ओल्ड एज पर्सन के पास जाता है, like 75+, 85+, and he is not active in any mediums or any department, simply he is sitting home, तो बहुत होगा, पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो क्या करेगा? थोड़ा वीडियो वगैरह देखेगा, गाना सुनेगा, कॉल करेगा, इतना ही है ना। अगर यही डिवाइस एक किड यूज करता है, एक बच्चा यूज करता है,
5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा यूज करता है, वो क्या करेगा? गेम खेलेगा, वीडियो देख सकता है, यही है ना। तो अब देखिए यूजर अलग अलग हो रहे हैं इस डिवाइस के, और उसको अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से आप जिस डिवाइस को डिजाइन करते हैं, उस आप जिस आर्किटेक्चर को आप डिजाइन करते हैं, वो अलग अलग यूजर के अकॉर्डिंगली आप उसको डिजाइन करते हैं, वो अलग अलग यूजर के अकॉर्डिंगली वो चीजें काम करती है ना। तो उसी तरीके से जब इसकी यूजर स्टोरी, जैसे हमारी ब्लॉगिंग सिस्टम है, उसमें कितने लोग हैं? एक एडमिन है, तो एडमिन का कुछ अपना डिजायर है, वो चाहेगा कि इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करें। एक हमारे पास कौन है? एडिटर है, तो वो एक अलग तरीके से चाहेगा इस सिस्टम को यूज करना। और एक हमारे पास कौन है? एम्प्लॉय है, तो वो इस सिस्टम को अलग तरीके से यूज करना चाहेगा। अब समझिए, अगर ये एक एडमिन है, तो एडमिन बोल रहा है आई वांट टू यूज दिस सिस्टम एज व्हाट? एडमिन। एडमिन बोल रहा है कि आई वांट टू यूज दिस सिस्टम, यानी तुम जो सिस्टम बना रहे हो उस सिस्टम को हम कैसे यूज करना चाहते हैं? एज ए एडमिन यूज करना चाहते हैं। तो अब ये क्या कहता है? एज ए एडमिन आई वांट टू लॉग इन टू दिस सिस्टम, ये बोल रहा है अपना यूजर स्टोरी। यानी कि ये कह रहा है कि एज ए एडमिन आई वांट टू लॉग इन टू दिस सिस्टम विथ माई क्रेडेंशियल, विथ माई क्रेडेंशियल। यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसको लॉगिन देना है, लॉगिन क्रेडेंशियल देना है, जहां से ये लॉगिन करेगा। फिर क्या बोल रहा है कि एज ए एडमिन आई वांट टू चेक माई प्रोफाइल, मतलब नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखना चाहता है। फिर क्या बोल रहा है कि एज ए एडमिन आई वांट टू एडिट माई प्रोफाइल, मतलब ये अपने प्रोफाइल को चेंज भी करना चाह रहा है कि अगर मोबाइल नंबर चेंज हो गया, या फिर मेरा एड्रेस चेंज हो गया, या मेरा फोटो चेंज हो गया, वो करना चाहता है। उसी तरीके से एज ए एडमिन आई वांट टू चेंज माई पासवर्ड, एज ए एडमिन आई वांट टू चेंज माई प्रोफाइल पिक्चर, है ना। और इसका डिमांड क्या होगा कि एज ए एडमिन मैं आई वांट टू व्यू ऑल वेरीफाइड यूजर्स, एज ए एडमिन आई वांट टू एडिट यूजर, डिलीट यूजर। फिर वैसे ही इसको क्या है कि मैं सारे नॉन वेरीफाइड यूजर्स को देखना चाहता हूं, उसको एडिट करना चाहता हूं, उसको डिलीट करना चाहता हूं, है ना। फिर उसी तरीके से मैं सारे वेरीफाइड ब्लॉग को देखना चाहता हूं, उसको एडिट करना चाहता हूं, उसको डिलीट करना चाहता हूं। फिर उसी तरीके से मैं सारे कमेंट को देखना चाहता हूं। सिंपल सी बात, उसको एडिट नहीं कर सकता है, ये डिलीट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ देख सकता है। हाँ, उसी तरीके से मैं किसी यूजर को सस्पेंड करना चाहता हूं। सस्पेंड जब मैं कर दूं तो उसको किसी एक कैटेगराइज जगह पे जाके मैं देखना चाहता हूं कि वहां पे सारे सस्पेंडेड यूजर है। तो ये जो भी डिमांड आएगा, हम उसी के अकॉर्डिंगली हम एप्लीकेशन को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूजर स्टोरी। तो देखिए, एक शॉर्ट फॉर्मेट में हम यूजर स्टोरी कैसे लिखते हैं, यहां देखिए, एडमिन हो गया, तो सबसे पहले हम इसको क्या दे देंगे? लॉगिन। सेकंड में क्या दे देंगे? प्रोफाइल। थर्ड में क्या दे देंगे इसको? एडिट प्रोफाइल। फोर्थ में क्या देंगे इसको? बोलिए, पिक्चर चेंज। फिर क्या देंगे इसको? पासवर्ड चेंज। फिर क्या देंगे इसको? हाँ, यहां पे देंगे व्यू ऑल वेरीफाइड यूजर्स। अब ये क्या क्या होगा? ये एडिट करेगा, इसको डिलीट करेगा, और इसको सस्पेंड करेगा। हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा बताइए? व्यू ऑल नॉन वेरीफाइड यूजर्स। क्या करेगा? इसको एडिट करेगा, डिलीट करेगा, और वेरीफाई करेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ऑल सस्पेंडेड यूजर्स। क्या करेगा ये? बोलिए, एडिट करेगा, डिलीट करेगा, और इसको रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो वापस वेरीफाइड में आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से कौन होगा? ऑल वेरीफाइड ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स में भी वो क्या करेगा? एडिट करेगा, डिलीट करेगा, और
सस्पेंड करेगा या पॉज करेगा। उसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा, ऑल नॉन वेरीफाइड ब्लॉग्स क्या करेगा, एडिट, डिलीट और वेरीफाइड। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ऑल कमेंट, तो व्यू ऑल कमेंट। फिर इसी तरीके से इसका पूरा स्टोरी हम तैयार कर लेंगे और अकॉर्डिंगली हमारा पेज तैयार होगा। सेम ऐसा ही हमारा एडिटर का होगा, सेम हमारा इसी तरीके से एम्प्लॉइज का होगा। अब डिपेंड क्या करता है, ये है एडमिन, तो इसको तो सारा फीचर चाहिए। एडिटर को क्या चाहिए, वो ब्लॉग ऐड करेगा, ब्लॉग तो ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, व्यू ऑल वेरीफाइड ब्लॉग्स और नॉन वेरीफाइड ब्लॉग्स, बस। एडिटर क्या करेगा, व्यू ऑल, हाँ, बाकी ऐड, यहां पे एक और इसको क्या चाहिए, ऐड यूजर, मतलब एडमिन को चाहिए क्या कि वो यूजर को भी ऐड कर पाए। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। और एम्प्लॉइज को क्या चाहिए कि वो अपना लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, अपने सारे ब्लॉग्स को अपडेट करेगा और अपने सारे ब्लॉग्स को देखेगा, एडिट करेगा और डिलीट करेगा। उसके ब्लॉग्स पे जो भी कमेंट आए हैं वो देख सकता है। तो इस तरीके से हम इसका पूरा यूजर स्टोरी, इसका बिजनेस लॉजिक, इसका आर्किटेक्चर पूरा तैयार करके देन हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। बात समझ में आई। इसका जो हमारा फॉर्मेट, फोल्डर फॉर्मेट होगा, ये हमारा ब्लॉग हो गया, प्रोजेक्ट का नाम। इसके अंदर हमारा एक CSS होगा, उसके बाद JS होगा, देन इमेज होगा और उसके बाद सारे फाइल्स यहाँ पे होंगे। अब किसी फ्रेमवर्क में बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। CSS के अंदर हमारे CSS फाइल्स, JS के अंदर सारे JSS, इमेज के अंदर सारे इमेजेस, है ना। समझ में आया। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप इस तरीके से पहले अरेंज करेंगे, देन आपका कोडिंग आसान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है।